नमस्कार दर्शकों, कनकावती अपडेट केकड़ी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, आप सभी का प्यार और स्नेह का नतीजा है कि केकड़ी कनकावती अपडेट चैनल ने बहुत ही कम समय में बुलंदियां हासिल कर ली है। जी हाँ, सबसे पहले आपके अपने चैनल कनकावती अपडेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की उन तमाम खबरों पर। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बाद सब लोगों की नजर एग्जिट पोल पर थी और आज एग्जिट पोल में जिस तरह के एग्जिट पोल सामने आए हैं उससे लगता है कि राजस्थान में कड़ा मुकाबला है। अधिकतर एग्जिट पोल में समानता नहीं है। कोई एग्जिट पोल भाजपा की सरकार बता रहा है तो कोई एग्जिट पोल कांग्रेस की, वहीं कई एग्जिट पोल तो कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर बता रहा है। कुल मिलाकर राजस्थान में चुनाव के बाद जिस तरह के एग्जिट पोल सामने आए हैं उसने लोगों की धड़कनें और बढ़ा दी है। बात करें हम केकड़ी विधानसभा की सीट की तो कई दिनों से केकड़ी विधानसभा की सीट पर कड़े मुकाबले के कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन ये कड़ा मुकाबला पूरे राजस्थान में है। अलग अलग न्यूज चैनल और अलग अलग कंपनियों के सर्वे में भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही एग्जिट पोल के दौरान कड़ी टक्कर देखी गई है। कई एग्जिट पोल कांग्रेस को बढ़त बता रहे हैं तो कई एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बता रहे हैं। वहीं कई एग्जिट पोल में तो कांग्रेस और भाजपा लगभग बराबर की स्थिति में है। इस चुनाव ने यह तय कर दिया कि इस बार राजस्थान में केकड़ी विधानसभा के अलावा पूरे राजस्थान में ही कड़ा मुकाबला है। बात करें हम केकड़ी विधानसभा की तो केकड़ी विधानसभा में भी कांटे की टक्कर का मुकाबला है। गौरतलब है कि कांग्रेस से डॉक्टर रघु शर्मा और भारतीय जनता पार्टी से शत्रुघ्न गौतम चुनावी मुकाबले में थे और दोनों के बीच इस विधानसभा में कांटे की टक्कर का मुकाबला सामने आ रहा है। केकड़ी विधानसभा में इस बार जातीय समीकरण के वोटों में सेंधमारी भी हुई है। कांग्रेस ने भाजपा के वोटों में सेंधमारी की है तो भाजपा ने कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी की है। साथ ही केकड़ी विधानसभा की सीट पर पहली बार साइलेंट मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है और बताया जा रहा है कि साइलेंट मतदाता ही केकड़ी विधानसभा की सीट पर प्रत्याशी की जीत तय करेंगे। बात करें हम केकड़ी विधानसभा के बाहुल्य जातियों के वोट प्रतिशत पर तो इस बार केकड़ी विधानसभा की बाहुल्य जातियों का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। हालांकि केकड़ी विधानसभा की सीट पर दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित है और वास्तविकता में केकड़ी विधानसभा की सीट पर कांटे का मुकाबला है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हार जीत का अंतर कुछ ज्यादा भी नहीं रहेगा। लेकिन यह सत्य है कि केकड़ी विधानसभा की सीट पर जो भी परिणाम आएगा वह चौंकाने वाले आएगा। एग्जिट पोल में भी केकड़ी विधानसभा की सीट जिसको कांटे की टक्कर में बताया गया है। अब आने वाली 3 तारीख को ही केकड़ी विधानसभा की सीट पर यह तय होगा कि केकड़ी की जनता ने, केकड़ी की साइलेंट मतदाताओं ने किसके सर पर यहां का ताज रखा है। हालांकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक बार फिर से 2018 की तस्वीर सामने आ रही है। 2018 में भी कांग्रेस और भाजपा में कड़ा मुकाबला देखा गया था और इस बार फिर से जो तरह तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं उससे लग रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर है। अलग अलग सर्वे कंपनियों के जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं उसने प्रत्याशियों और भाजपा और कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों की धड़कनें और बढ़ा दी है क्योंकि दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखी गई है। हालांकि अधिकतर एग्जिट पोल राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का भी दावा है कि इस बार यह रिवाज बदलेगा और एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। यह तो आने वाले 3 तारीख को तय हो जाएगा कि राजस्थान की जनता ने किसको ताज पहनाया है। केकड़ी जिले के बांदरवाड़ा के पास खेड़ी में से होकर गुजर रही रेलवे लाइन पर 32 नंबर फाटक के पास गुरुवार सुबह करीब 7 बजे एक युवक का शव मिला। रेलवे पुलिस ने शव की सूचना स्थानीय भिनाई पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस व ग्रामीणों ने बताया कि शव की शिनाख्त अर्जुनपुरा गांव निवासी पप्पू गुजर के रूप में हुई। सूचना पर बड़ी संख्या में परिजन सहित गुजर समाज के लोग व अन्य कई लोग मौके पर पहुंच गए और हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस प्रशासन को कहा कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं कर लिया जाता है तब तक शव परिजन नहीं उठाएंगे। वहीं सूचना पर डीवाईएसपी संजय सिंह चंपाओं सहित अन्य पुलिस थाने का जाब्ता भी मौके पर पहुंच गया और मामले को लेकर परिजनों व घटनास्थल पर मौजूद लोगों से शव उठाकर पोस्टमार्टम करवाने की समझाइश की, लेकिन ग्रामीण व परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे और कहा कि शव तभी उठाएंगे जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गुरुवार सुबह करीब 8 बजे से पुलिस प्रशासन व परिजनों के बीच चल रही वार्ता गुरुवार शाम करीब 4 बजे पूरी हुई। मौके पर भिनाई उपखंड अधिकारी रवि वर्मा, डीवाईएसपी संजय सिंह
चंपावत ने परिजनों से शव का पोस्टमार्टम करवाने की समझाइश की। एसडीएम रवि वर्मा ने उच्च अधिकारियों से मामले को लेकर बात की। यहां बताया गया है कि मृतक के परिजनों ने 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि व एक सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही जल्द मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की, जिस पर परिजनों और प्रशासन के बीच करीब 8 घंटे के बाद वार्ता सफल हुई और परिजन शव के पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। शव का बिनाई के राजकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं मृतक के गांव अर्जुनपुरा में गमगीन माहौल में शव का अंतिम संस्कार किया गया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की मतगणना भले ही 3 दिसंबर को होना है, लेकिन इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी फूंक के कदम रख रही है। गुरुवार को ही भारतीय जनता पार्टी ने मतगणना में किसी भी गड़बड़ी और लापरवाही को रोकने के लिए फूंक कर कदम रखा है। भाजपा अजमेर संभाग के सभी विधानसभा के एजेंटों को अजमेर भाजपा कार्यालय में बुलाकर मतगणना की ट्रेनिंग दी। भाजपा के सभी उम्मीदवारों और उनके एजेंटों ने ट्रेनिंग कार्यक्रम में भाग लिया। एजेंटों को मतगणना की ट्रेनिंग और टिप्स दिए। भाजपा देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने बताया कि ट्रेनिंग कार्यक्रमों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों द्वारा भाजपा के सभी उम्मीदवारों को मतगणना संबंधी जानकारी दी गई। उम्मीदवारों को ईवीएम के भीतर संभावित गड़बड़ियों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वोटों की गिनती के दौरान कब क्या सावधानी रखना है, किसी भी गड़बड़ी एवं लापरवाही की आशंका में कैसे आपत्ति दर्ज कराना है। मतगणना प्रत्येक राउंड के बाद निर्वाचन अधिकारी से सर्टिफिकेट लेना है। भाजपा की कोशिश है कि अगर उम्मीदवार और उनके एजेंट ट्रेंड रहेंगे तो मतगणना स्थल पर गड़बड़ी की गुंजाइश भी कम रहेगी। इसी को लेकर आज भाजपा ने अपने सभी एजेंटों को पूरी तरह से तैयार किया। अपर सचिव एवं निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार दिल्ली द्वारा राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी के लेबर रूम व मैटरनल ओटी को नेशनल लेवल लक्ष्य सर्टिफिकेट मिला है। इससे संस्थान की व्यवस्था हेतु आगामी 3 साल तक 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी नॉमिनेट किया गया है। गौरतलब है कि 4 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता निरीक्षण टीम डॉक्टर रविंद्र अहलावत व डॉक्टर ममता जिनवाल द्वारा संस्थान के लेबर रूम मैटरनल ओटी के 8 विचाराधीन क्षेत्र पर गहनता से निरीक्षण टीम द्वारा किया गया, जिसमें संस्थान की अवसंरचना, मरीज को दिए जाने वाले बुनियादी सेवाओं, स्वच्छता, रोगी संतुष्ट, मानव संसाधन, दवा की उपलब्धता, संक्रमण नियंत्रण और प्रशासनिक प्रबंधन इत्यादि सभी मापक विचाराधीन क्षेत्र में 78% से ज्यादा का स्कोर होना आवश्यकता। संस्थान के सभी चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा कार्मिकों की कड़ी मेहनत से लेबर रूम सर्विस में 85% स्कोर तथा 84% मैटरनल ओटी में स्कोर प्राप्त कर इतिहास कायम किया गया। हॉस्पिटल स्टाफ व स्टेट एवं जिला स्तरीय टीम को इस हेतु डॉक्टर गणपतपुरी ने बधाई एवं धन्यवाद भी दिया। केकड़ी क्षेत्र में लगातार 3 दिनों से हो रही लगातार बूंदाबांदी से पूरे क्षेत्र में कोहरे का आलम हो गया। कोहरे की वजह से सुबह से लेकर दोपहर तक जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। 3 दिनों से बूंदाबांदी के साथ बारिश के चलते सर्दी भी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग सर्दी से बचने के लिए घरों में ही दुबके रहते हैं। वहीं कई ग्रामीण गर्म कपड़ों सहित अलाव के सहारे अपना दिन बिता रहे हैं। केकड़ी क्षेत्र में बीते 3 दिनों से हो रही मावठ की बूंदाबांदी के साथ हुई बारिश के बाद घना कोहरा भी कस्बे सहित सड़कों पर देखा जा रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को अपने वाहनों की रोशनी काम में लेनी पड़ रही है। वहीं घने कोहरे के चलते मुख्य बाजारों में आवागमन बाधित हो रहा है। सर्दी को देखते हुए सुबह से ही चाय की थड़ियों व चाट पकौड़ी की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ नजर आई। वहीं लगातार बूंदाबांदी से मावठ से किसानों के चेहरे पर भी खुशी लौटी है। षड्यंत्रपूर्वक धोखाधड़ी कर बेचान की गई संपत्ति को 2 हिस्सों में अलग अलग प्लाट बनाकर अपने ही परिवार के सदस्यों के कूटरचित दान पत्रों के जरिए दान करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी में 5 आरोपियों के खिलाफ सावर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ग्राम मेहरुकला निवासी मेहरबान अली पुत्र अब्दुल रहमान ने एडवोकेट आसिफ हुसैन जरी के परिवार पेश कर बताया कि उसने नसरुद्दीन पुत्र छोटू खां से एक आवासीय मकान व मकान का खुला बाग 2,48,000 रुपये में 30 सितंबर 2022 को विक्रय पत्र के जरिए खरीदा था, जिसकी संपूर्ण राशि उसने अदा कर दी थी। उक्त संपत्ति का पट्टा पूर्व में ग्राम पंचायत ने मुलजिम नसरुद्दीन की माता विमला ने जारी किया था। उसकी माता विमला ने मुलजिम नसरुद्दीन के 1 जुलाई 2019 उप पंजीयन सावर के यहाँ दान पात्र के जरिए मुलजिम के दान
किया और मुलजिम ने उसे 30 सितंबर 2022 को बेचैन कर दिया। मुलजिम ने बेचैन करने के बाद उसके पास आया और विश्वास में लिया तथा उनसे उक्त मकान कुछ दिन में के लिए घरेलू सामान रखने के लिए और कहा कि जल्द जयपुर शिफ्ट हो जाएंगे। उसने अपना मकान दे दिया। उससे पता नहीं था कि उसकी नीयत खराब है, मुलजिम उसका मकान हड़पना चाहता है। इसी दरमियान उसे पता चला कि मुलजिम अन्य व्यक्तियों के साथ उप इंजीनियर कार्यालय सावर में नजर आया। उक्त जानकारी के बाद वह वहां गया तो पता चला कि मुलजिमों ने 2 दानपत्र पंजीयन करवाए। इसके पश्चात उसने दोनों दानपत्रों की प्रमाणित प्रति ली, जिनको देखकर वह हक्का बक्का रह गया, जिससे मुलजिम नसरुद्दीन ने एक दानपत्र सलीम पुत्र छोटू व दूसरा दानपत्र मोहम्मद असलम पुत्र घासी खान के 14 अगस्त 2023 को करवाया, जिससे सोहिब व मोहसिन के गवाह के रूप में हस्ताक्षर करवाए गए। उक्त मुलजिम नसरुद्दीन के परिवार के सदस्य हैं। मुलजिमान ने एक सुनियोजित तरीके से आपराधिक षड्यंत्र रचकर उनको बेचैन की गई संपत्ति को हड़पने के उद्देश्य से दोनों दानपत्र एक ही तारीख पंजीयन करवाए तथा उक्त दानपत्रों पर अंकित किया कि पूर्व में अन्य किसी उक्त संपत्ति बेचान नहीं की गई है, जबकि उक्त संपत्ति नसरुद्दीन ने उसको 30 सितंबर 2022 को बेचैन कर दी थी। मुलजिमान ने उक्त कूटरचित दानपत्र दिनांक 14 अगस्त 2023 करवाकर परिवार के सदस्यों से मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र रचकर उक्त आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया है। समस्त मुलजिमान को यह जानकारी थी कि उक्त कूटरचित दानपत्रों के पूर्व ही मुलजिम नसरुद्दीन ने परिवादी को उक्त संपत्ति का बेचैन किया हुआ है। फिर भी मुलजिमानों ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर आपराधिक न्यास भंग कर धोखाधड़ी पूर्वक उक्त दानपत्रों में पूर्व में परिवादी के किए गए विक्रय पत्र में दर्शित तथ्यों यानी कि मुलजिम नसरुद्दीन की माता विमला द्वारा नसरुद्दीन के करवाए दानपत्र का हवाला देकर 14 अगस्त 2023 के दोनों कूटरचित दानपत्र पंजीबद्ध करवाए तथा मुलजिमानों ने परिवादी की संपत्ति को हड़पने के उद्देश्य से 2 अलग अलग प्लाट का रूप देकर 14 अगस्त 2023 को 2 अलग अलग कूट रचना करते हुए षड्यंत्र रचकर आपराधिक न्यास भंग करते हुए कूटरचित दानपत्र करवाए और उसमें धोखाधड़ी की। उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने एडवोकेट आसिफ हुसैन के तर्कों से सहमत होते हुए षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी कर बेचैन की गई संपत्ति को 2 अलग अलग प्लाट बताकर अपने ही परिवार के सदस्यों के कूटरचित दानपत्रों के जरिए दान करने के मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ सावर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। केकड़ी के पटेल आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में जगदीश चंद्र बसु की जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य रामेश्वर चौहान ने बताया कि जयंती का शुभारंभ जगदीश चंद्र बसु के चित्र के सम्मुख पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर आचार्य रेखा कुमारी खारोल ने जगदीश चंद्र बसु की जीवनी पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इनका जन्म अखंड भारत के बंगाल प्रांत में हुआ। एक दिन वे शाम के समय बगीचे के पौधों की पत्तियां तोड़ने लगे तो उनकी माता ने उनको मना किया और उसने कहा कि बेटा, इन पौधों में भी जीव होता है, इसलिए शाम के समय इनकी पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। ये बात सुनकर उनके मन में वैज्ञानिक भाव उत्पन्न हो गया। इन्होंने सन 1985 ईस्वी में रेडियो तरंगों और वायरलेस संचार प्रणाली की खोज की तथा दूर से घंटी बजाकर बारूद में विस्फोट कराया। उनकी इस खोज के आधार पर मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। इन्होंने पौधों की वृद्धि की माप के लिए सन 1895 ईस्वी में क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की, जब वे कोलकाता में प्रेसिडेंट कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक थे। उस समय समान कार्य हेतु अंग्रेजों के मुकाबले भारतीयों को कम वेतन देते। इसका जगदीश चंद्र बसु ने विरोध किया तथा 3 वर्षों तक वेतन नहीं लिया। इनको 1917 ईस्वी में नाइट की उपाधि मिली तथा सन 1920 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य चुने गए। कार्यक्रम के दौरान यश जैन, शैलेंद्र धाकड़, पंकज बेरवा, आशु धाकड़, अनुप्रिया, यश यादव, सात्विक पालिक, आदित्य सैनी, अर्पिता, रुद्र शर्मा, सूरज चौधरी, भूमिका शर्मा, नेहा कुमावत, हर्षिता कुमावत, अंजलि दादीश सहित अन्य छात्र छात्राओं ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का समापन आचार्य गीसानाथ योगी ने आभार प्रदर्शन कर किया। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी, HDFC बैंक केकड़ी एवं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक केकड़ी द्वारा संयुक्त तत्वावधान में आगामी 5 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि दिसंबर मंगलवार को आयोजित किए जा रहे रक्तदान शिविर के लिए आज अजमेरी गेट स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक के परिसर में रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस रक्तदान शिविर में भारत विकास परिषद के साथ HDFC बैंक एवं होम्योपैथिक कॉलेज संस्थान केकड़ी का सहयोग रहेगा। रक्तदान शिविर प्रभारी ने बताया कि मानव सेवार्थ लगाए जा रहे रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर अपना रक्तदान करें, जिससे मानव जीवन बचा सके। रक्तदान शिविर अजमेरी गेट के पास स्थित केकड़ी के पुराने अस्पताल परिसर में चल रहे होम्योपैथिक कॉलेज में प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगाया जाएगा। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री, कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, सचिव दिनेश वैष्णव, कैलाश जैन, विमल कोठारी, नंदलाल गर्ग, महावीर राठी, होम्योपैथिक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पुनीत शाह सहित कई लोग मौजूद रहे।
भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा HDFC बैंक और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर आगामी 5 दिसंबर को रखा गया है। रक्त ऐसी चीज़ है जो किसी भी फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता। समस्त मानव जाति को ये समझना होगा कि रक्त किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनता, इसके सिर्फ मानव के द्वारा ही मानव को दिया जाता है। इसलिए सभी को इसके डोनेशन के लिए आगे आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मानव सेवा में सहयोग करना चाहिए। 5 तारीख